तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सोचेंगे मैं प्राची मैम और फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम करने वाले हैं आपकी बुक फिजिक्स का क्लास 12 फिजिक्स का संपूर्ण बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि पिछले 3 साल से लगातार अंक सहित यानी वैल्यू सहित न्यूमेरिकल रिपीट हो रहे हैं। ऐसे न्यूमेरिकल जो वैल्यू सहित रिपीट हो रहे हैं यानी कि आपके 2025 बोर्ड परीक्षा में उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करेंगे, लिखेंगे, मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगी, सारे सोल्यूशन आप साथ में करते हुए चलेंगे और आपके मैं विथ प्रूफ के साथ बोलती हूँ कि आप अनसॉल्व उठा लीजिए और या फिर मॉडल पेपर उठा लीजिए। आप देखिए जो मैम क्वेश्चन आज आपको बता रहे हैं क्या प्रीवियस ईयर में 2-3 साल में पूछे हुए हैं फिर नहीं पूछे हुए हैं, तो फिर आप विश्वास कीजिए और क्वेश्चन को देखिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए हम बोले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले 2023 में और 24 में ज़्यादा पूछे हुए हैं। मतलब क्वेश्चन जो है वो नए हैं, नए लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट यह भी है आप क्लास को, अगर आपको क्लास पसंद आती है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। इससे ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमको ये मिलता है कि हाँ, देखने को मिलता है कि आप जो है वो कमेंट कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। और अगर आप चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। आपके लिए हम और बेहतर आगे करेंगे। और बहुत ही जल्द एक नई सूचना ये है कि बहुत जल्द आपके लिए हम सॉल्व कराएंगे 2020 से लेकर के 2024 तक की। पहले 2024 से स्टार्ट करेंगे, 2020 तक हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा एकदम विधिवत अच्छे से, ठीक है, विद सोल्यूशन। तो आज क्लास आप अंत तक देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बढ़िया से एंजॉय कीजिए। और एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं आप छोड़े नहीं, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्या क्वेश्चन का लेवल जो मैम आज लेके आए हैं वो अच्छे हैं या फिर कैसे हैं, आप बताएंगे। ध्यान समझिए, यहाँ आपसे पूछा हुआ है और ये इतना मैं बता रही हूँ 2024 में, 22 में, 17 में, 3 साल में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है, जितने आज क्वेश्चन है वो 3 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन मतलब क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है ध्यान समझिए। सिद्ध कीजिए कि हेनरी प्रति मीटर इक्वल टू न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ये हमको प्रूफ करना है। हमको एलएचएस लेना है, आरएचएस को प्रूफ कर देना है। तो चलिए हमारे साथ सोल्यूशन देखते हैं इसका। हम यहाँ लिखते हैं इसका सोल्यूशन और सोल्यूशन हम लिखते हैं एलएचएस लेते हैं। चाहे आप एलएचएस लीजिए चाहे आप आरएचएस लीजिए। अगर आप आरएचएस उठाते हैं तो एलएचएस प्रूफ करेंगे, अगर एलएचएस उठाते हैं तो आरएचएस को प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम एलएचएस उठाते हैं। है क्या यहाँ पर? हेनरी, क्या है? हेनरी प्रति मीटर। क्या है? हेनरी प्रति मीटर। हमको इसको सिद्ध करना कि ये बराबर होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के। तो हम ये भी जानते हैं कि हेनरी का जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर इंटू में सेकेंड। क्या होता है? इंटू में सेकेंड। ये क्या होता है? हेनरी का दूसरा मात्रक होता है। और ये तो हम हेनरी के स्थान पर लिख दिए। अब बटे में मीटर था तो बटे में मीटर हम रहने देते हैं। क्या है? बटे में क्या है? मीटर है तो हम बटे में मीटर रहने देते हैं। और इंटू में यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस इतना कुछ है, ठीक है। ये ठीक है, हमने क्या किया? हेनरी के स्थान पर क्या लिख दिया? वोल्ट प्रति एम्पियर इंटू में सेकेंड और मीटर वैसे का वैसे रहने दिया। इतना बात ठीक है? ठीक है। और हम ये जानते हैं वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक होता है। क्या होता है? विभव का मात्रक होता है। और V बराबर ये भी जानते हैं W/Q होता है। V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो जो वोल्ट है, वोल्ट के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। क्या कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, और Q का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। तो वोल्ट के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या समझिए, यहाँ हम लिख दिए क्या? जूल, और बटे में क्या? बटे में आ जाएगा ना, एम्पियर के बगल आ जाएगा क्या? कूलाम। क्या आ जाएगा? कूलाम। जूल प्रति कूलाम इंटू में एम्पियर तो था ही, एम्पियर रहने दीजिए, एम्पियर तो था ही, और मीटर भी था। क्या? मीटर भी है, मीटर भी रहने दीजिए। ऊपर क्या है? सेकंड है। क्या है ऊपर? सेकंड है। इतनी बात ठीक है।
हमने कुछ नहीं किया, हमने ये किया सबसे पहले हेनरी का मात्रक लिखा, वोल्ट प्रति एम्पियर इनटू में क्या सेकंड, और साथ में मीटर था, मीटर लिख दिए। फिर उसके बाद हम ये जानते हैं वोल्ट का जो सूत्र होता है V इक्वल टू होता है W/Q, और W का मात्रक होता है जूल, और प्रति आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। हमने वोल्ट के स्थान पे जूल प्रति कूलाम लिख दिया, बाकी सेम सेकंड वैसे था, एम्पियर वैसे था, मीटर वैसे था, हमने वैसे वैसे उतार दिया और कुछ भी नहीं दिया है। अब ध्यान समझिए, यहाँ आ गया जूल, यानी कि जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और कार्य बराबर हम जानते हैं बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। W इक्वल टू क्या होता है, बल और गुणे में क्या, विस्थापन। तो हम ये जानते हैं जो बल का मात्रक होता है, W का स्थान पे हम क्या लिखते हैं, बल का मात्रक, और किसका मात्रक, विस्थापन का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मीटर। तो हम यहाँ जूल के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, और इनटू में क्या आएगा, x विस्थापन मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर। बस क्या किए हैं, ध्यान समझिए, क्या किए हैं, जूल के स्थान पे न्यूटन इनटू मीटर लिख दिए हैं, और सेकंड वैसे को वैसे उतार लीजिए जैसे यहाँ पर है ऊपर वाले में सेकंड, और बटे में जो जो कुछ है सब कुछ उतार लीजिए। क्या क्या है, कूलाम है, क्या है, कूलाम है, इनटू में क्या है, एम्पियर है, एम्पियर है, एम्पियर, और इनटू में क्या है, मीटर है। क्या है, आई बात समझ में। अब आपको ये दिख रहा है यहाँ मीटर से मीटर क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। अब हमारे पास, हम दूसरे पेज पे बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास बच क्या रहा है, न्यूटन और सेकंड, और बटे में क्या, कूलाम और एम्पियर। ऊपर क्या बच रहा है, न्यूटन, एक सेकंड, मुझे लगता है पेज हमने लिए हैं, एक सेकंड पेज ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ बचा है न्यूटन और क्या, न्यूटन और सेकंड। ऊपर क्या बचा है, न्यूटन और सेकंड, न्यूटन, न्यूटन इनटू में क्या बचा है, सेकंड बचा है, सेकंड, ठीक है। और बटे में क्या बचा है, बटे में देखिए क्या बचा है, बटे में बचा हुआ कूलाम और एम्पियर। क्या बचा है, कूलाम और एम्पियर, कूलाम और क्या, एम्पियर, एम्पियर, ये बचा हुआ, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में बढ़िया से करना है, तभी आप नंबर पाएंगे। उसके बाद में न्यूटन और सेकंड को रहने देते हैं, न्यूटन और क्या, इनटू सेकंड को हम वैसे रहने देते हैं, सेकंड को, बटे में। अब यहाँ पर क्या है, कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, और आवेश बराबर हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। क्या होता है, आवेश बराबर होता है कूलाम, आवेश बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो आवेश का जो मात्रक है कूलाम, कूलाम के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसके स्थान पे हम कूलाम के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एम्पियर, एम्पियर लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं। क्या, सेकंड। और पहले से भी क्या है, एम्पियर है, एम्पियर आप रहने दीजिए, एम्पियर पहले से भी एम्पियर आप रहने दीजिए। आई बात समझ में इतना, ठीक है। यहाँ पर सेकंड से सेकंड क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या रहा है, न्यूटन, और बटे में क्या, एम्पियर और एम्पियर, यानी कि एम्पियर स्क्वायर, क्या, एम्पियर और क्या, स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, RHS, यही हमारा क्या है, ध्यान समझिए, यही हमारा क्या है, RHS, ये देखिए, ठीक है, यही हमारा क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, RHS, ठीक है। समझ में आया हमने क्या क्या किया, फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे हेनरी का स्थान पे हेनरी का मात्रक लिख दिया, फिर आया जूल, जूल का मात्रक लिख दिया, फिर यहाँ पर जो कट रहा था काट दिए, फिर यहाँ पर आया नया कूलाम, कूलाम का मात्रक लिख दिया, जो कटा काट दिए, जो बचा उसको बचा लिए, यानी कि हमारा क्या हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगा, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन को, चलिए हम अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पड़ गया है, क्वेश्चन नंबर आप इसको सेकंड कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको 2024 और 2023 2 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, यानी कि 2025 में भी आने की संभावनाएं हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ भी प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है, दिखाइए हेनरी प्रति फैराड, यहाँ पर क्या है, इसको आप फैराड कर लीजिएगा, इसे आप क्या कर लीजिएगा, फैराड, फैराड नहीं, आप इसे फैराड कर लीजिएगा, ठीक है, हेनरी प्रति फैराड। हेनरी प्रति फैराड की पावर क्या है, 1/2,
प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। किसको? प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। आपको सिद्ध क्या करना है कि ये जो है वो प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो हेनरी प्रति फैराड है वो किसको डिनोट करता है? आपको प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, जिसको हमको प्रूफ करना है। हम चलिए ले लेते हैं एक बार फिर से, इसको हम लिख लेते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन आप करिएंगे, सोल्यूशन, और सोल्यूशन में आप लिख लेंगे, लिखेंगे क्या? हेनरी प्रति फैराड। क्या है? हेनरी प्रति फैराड। हेनरी प्रति फैराड की पावर कितना है? 1/2। कितना है? 1/2। अब हम यहाँ पर हेनरी का फिर से मात्रा रखेंगे, तो इसके पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं? होता क्या है? वोल्ट, और यहाँ पर क्या? इनटू में सेकंड, और इनटू में क्या होता है? बटे में क्या होता है? एम्पियर होता है। ये किसका मात्रक होता है? हम जानते हैं हेनरी का मात्रक होता है एम्पियर। आई बात समझ में? किसका मात्रक होता है? एम्पियर, उसका, हेनरी का। और फैराड का जो मात्रक होता है उसको आपको याद रखना है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसमें आपको दो का मात्रक पता होना चाहिए, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। आई बात समझ में? ठीक है, हमने क्या किया? हेनरी का मात्रक रख दिया और फैराड का मात्रक रख दिया। अब अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि वोल्ट को वैसे रहने देते हैं, लिख देते हैं वैसे, एम्पियर को भी वैसे रहने देते हैं, एम्पियर, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है कूलाम को वैसे रहने देते हैं, कूलाम, और प्रति वोल्ट को भी हम वैसे रहने देते हैं। अब सोचो कि मैम चेंज किया कि हमने अभी इस सेकंड को नहीं लिखा, इस सेकंड को आप यहाँ भेज सकते हैं बटे में। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। आई बात समझ में इतना? ठीक है, हमने क्या किया? हमने पहले हेनरी का मात्रक रखा, फिर हमने फैराड का मात्रक रखा। अब मात्रक रखने के पश्चात हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये सेकंड था इसको हमने क्या कर दिया? बटे में भेज दिया। बटे में भेजने, और पूरे की पावर क्या है यहाँ पर? 1/2 है। क्या है? 1/2 है। पावर में भेजने का हमारा ये तात्पर्य था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले पेज पे हम बढ़ते हैं, उससे समझाते हैं क्या करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ध्यान समझिए, हमारा बर्थडे में करने का ये तात्पर्य था कि इसको, तो हम वोल्ट को अगर ऊपर भेजेंगे, वोल्ट के ऊपर भेजेंगे, वोल्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे पेज नहीं छूटा है, एक सेकंड, कंप्यूटर में होते आज पेज नहीं छोड़े हैं। चलिए आइए देखें, हम पेज नया ले लिए हैं। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट स्क्वायर। क्या? वोल्ट स्क्वायर लिख सकते हैं। और बटे में हम क्या लिख सकते हैं? बटे में क्या क्या था? ध्यान समझिए, एम्पियर, और यहाँ पे कूलाम प्रति सेकंड। एम्पियर था, एम्पियर, और यहाँ पर क्या था? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, यही तो बच रहा है। ठीक है, अगर यही इतना बच रहा है, अब ध्यान समझिए, अब इसकी पावर कितना है? 1/2। ठीक है, अब आगे से ध्यान समझिए। अब हम क्या, इसका ये क्या है? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड आई बराबर हम जानते हैं Q/T होता है। क्या होता है? Q/T होता है। तो ये इसका मात्रक क्या? कूलाम। इसका मात्रक क्या? सेकंड। इसका मात्रक है धारा का मात्रक है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इस पूरे का स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वोल्ट स्क्वायर, और बटे में क्या? एम्पियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम्पियर। यहाँ भी क्या हो जाएगा? एम्पियर, क्योंकि ये किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है। ठीक है, धारा का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पावर में क्या है? 1/2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनली हो जाएगा वोल्ट, क्या हो जाएगा? वोल्ट स्क्वायर प्रति क्या? एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, कि पावर कितना है? 1/2 मतलब रूट आ जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा? वोल्ट स्क्वायर, और बटे में क्या? एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है? वोल्ट स्क्वायर प्रति में क्या? एम्पियर स्क्वायर। बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? ये वोल्ट आएगा, प्रति में क्या आएगा? एम्पियर आएगा। क्या? वोल्ट प्रति एम्पियर। रूट से बाहर निकलेगा और स्क्वायर भी है, क्या आएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। अब ध्यान समझिए, हम जानते हैं R बराबर क्या होता है? V/I होता है। ओम के नियम से R बराबर क्या होता है? V/I होता है। तो जहां पर V क्या है? वोल्ट, I क्या है? एम्पियर, और किसका मात्रक है? ये पूरा प्रतिरोध का मात्रक है। क्या है? प्रतिरोध का मात्रक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति क्या? एम्पियर, किसका मात्रक है? ये
प्रतिरोध का मात्रक है। क्या? प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि हमसे पूछा ये था कि हेनरी प्रति फैराड की पावर 1/2 जो होता है वो प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। हमने क्या किया, इसको हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए और हम अगले क्वेश्चन पे फिर बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हाँ मैम जो है हमारी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आई हैं। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमको भी अच्छा लगे, हाँ आप रिस्पॉन्स अच्छा कर रहे हैं। ध्यान समझिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। 2023 में, 22 में और 20 में पूछा हुआ है। मतलब 2023 और 22 लगातार पूछा हुआ है, यानी कि 24 में नहीं 25 में आने की संभावना है। ऐसे सवाल जो आसान होते हैं, थोड़ा सोचना होता है, ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। यहाँ पर यहाँ दो बल्ब है, ठीक है, जो कि क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और उस जो दोनों बल्ब की जो शक्ति है वो शक्ति हमको दिया गया है P1 हमको दिया गया है। P1 बराबर कितना? 60 वाट। क्या? 60 वाट। और P2 बराबर हमको क्या दिया गया है? P2 बराबर दिया गया हमको 40 वाट। क्या दिया है? P2 बराबर हमको दिया गया है 40 वाट। ये हमको दिया गया है। और हमको यहाँ पर वोल्ट भी दिया गया है, जो कि वोल्ट का हमको कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है? शक्ति पूछा है। क्या पूछा? शक्ति पूछा है। और जब दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, कब? श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, अगर हमसे शक्ति पूछेगा तो जो शक्ति का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/P श्रेणी क्रम के लिए 1/P1 + 1/P2। अगर आपसे बोलता कि यही दोनों बल्ब जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, सॉरी यहाँ पर R नहीं है, क्या है यहाँ पर P है, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब हम जो शक्ति का सूत्र लगाएंगे समांतर क्रम के लिए। किसके लिए? समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए जो शक्ति का सूत्र लगाएंगे वो P लगाएंगे P1 + P2 लगाएंगे। ठीक है, ये आप कहीं पर नोट कर लेंगे। अगर आपसे श्रेणी क्रम बोलेगा तो हम क्या सूत्र लगाएंगे? 1/P = 1/P2 P1 + 1/P2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप वैल्यू रख दीजिए। 1/P = 1/P1 का मान कितना है? 60 और प्लस में 1/P2 का मान कितना है? 40 है। ठीक है, बस इसी को हमको सॉल्व करना है। 1/P = हो जाएगा ये 40 प्लस में कितना? 60 और बटे में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे? 60 गुणे क्या? 40। 60 गुणे 40। अब हमको इसको सिर्फ हल करना और हल करके हमको अपना आंसर लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या हुआ? 1/P = 60 और 40 कितना हो गया? 100 और बटे में 6 × 24 और 2 0 2400 0 0 कैंसिल हो गया। 1/P = कितना आया? 1/24। और यानी कि P बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 24 वाट। क्या कुल शक्ति कितनी हो जाएगी? 24 वाट। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, 3 साल में पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज का हमारा, वो दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा 2023 में, 22 में और 20 में क्वेश्चन आपका लगातार पूछा, मतलब वैल्यू सहित क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। यहाँ पर दिया गया है, एक ही धातु के 3 तारों के लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों की प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको दो मतलब एक ही तार की धातुएं हैं, उनकी लंबाइयों का अनुपात हमको तथा द्रव्यमानों का अनुपात हमको दिया गया। हमसे पूछा उसके प्रतिरोधों का अनुपात हमसे पूछा हुआ है सवाल में। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ हमको आप लिखेंगे सबसे पहले दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है। और दिया है में आपको क्या क्या दिया है? आपको L1:L2:L3 दिया है। और कितना दिया है? लंबाई तथा द्रव्यमानों का अनुपात। लंबाई दिया गया है 3:2:1 और द्रव्यमानों का अनुपात M1:M2 और M3
की वैल्यू कितना देगा है 1:2:3, ये हमको इतना गिवन है क्वेश्चन में। और हमको अनुपात पूछा, किसका, प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है। तो हमको ये पता है यहाँ पर कि जो प्रतिरोध R इक्वल टू होता है, क्या हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो प्रतिरोध R होता है वो रो L इंटू ए के इक्वल होता है, जहां पर रो क्या है उसकी प्रतिरोधकता है, L क्या है लंबाई है, और ए क्या है क्षेत्रफल है। जबकि सवाल में हमसे क्या बात हो रही है, हमको लंबाई पता है लेकिन क्षेत्रफल के बारे में सवाल में कोई चर्चा नहीं हो रही है। सवाल में हमको सॉरी एम के बारे में, द्रव्यमान के बारे में चर्चा हो रही है, क्षेत्रफल की कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो हम ये जानते हैं जो द्रव्यमान होता है वो आयतन और गुणे घनत्व के इक्वल होता है। क्या, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर हमसे द्रव्यमान की बात हो रही है, तो हमको जो ए है, ए को कन्वर्ट करना है किसमें, द्रव्यमान में, ठीक है, क्षेत्रफल को द्रव्यमान में कन्वर्ट करना है। तो m इक्वल टू हम जानते हैं आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई को हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं, और यहाँ पर L इंटू में क्या, D, ये हम आयतन के स्थान पे A इंटू L लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान समझिए। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, अगर हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालें तो A बराबर क्या हो जाएगा, m अपान में क्या हो जाएगा, L इंटू डी हो जाएगा। हम एक स्थान पे, हमने ए को क्या किया, एक स्थान पे रिप्लेस करके m अपान L इंटू डी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको सवाल में क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही है, सवाल में द्रव्यमान की बात हो रही है। तो यहाँ से हो जाएगा R इक्वल टू रो और L वैसे वैसे रहेगा। एक स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, M और L अपान L जो है, L D जो है वो ऊपर चला जाएगा, L और D जो है वो ऊपर चले जाएंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ से हमको मिल गया, ध्यान समझिए, यहाँ से हमको मिल गया R इक्वल टू रो L स्क्वायर, और देखिए L स्क्वायर इंटू में क्या, D अपान में क्या, M, ठीक है। और सवाल में क्या हो रहा है, सवाल में बोल रहा है कि एक ही धातु के, जब एक ही धातु के प्रतिरोध हैं, मतलब एक ही धातु के बने हुए हैं, तो तब आपकी जो प्रतिरोधकता होगी और जो यहाँ पर D होगा उसका घनत्व होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो R है वो समानुपाती होगा किसके, L स्क्वायर अपान में किसके, M के, किसके, L स्क्वायर अपान M के समानुपाती होगा। अब यहाँ पर ध्यान समझिए क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जैसे इसका सिंबल हटाते हैं तो आपको रो इंटू डी वहां पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको ये मिला कि जो R है वो प्रोपोर्शनल किसके है, L स्क्वायर के और M स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमको मिलेगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3, क्या, R3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं L1, ध्यान समझिए एक सेकंड, यहाँ लिख सकते हैं L1 स्क्वायर बटे में क्या, M1 रेशियो L2 स्क्वायर बटे में क्या, M2, और रेशियो L3 स्क्वायर बटे में क्या, M3। ये हमारा क्या बनेगा, प्रतिरोध और लंबाई और द्रव्यमान में तीनों का संबंध बनेगा। अब बस क्या करना है, इसी पे सारी अपनी वैल्यू रख देनी है और सवाल को सॉल्व कर लेना है। करना क्या है, वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपान में M1 क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, रेशियो L2 क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर M2 क्या है, 2 है, ठीक है। फिर रेशियो L3 कितना है, 1 है, क्या है, 1 है, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ पर कितना है, 3 है, कितना है, सही, हाँ 3 है, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा यानी कितना आएगा, 2। अब इसको थोड़ा सा हमको अरेंज करके लिख देना है, सरल करके लिख देना है। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड स्टेप पे यहाँ पे आएंगे, थर्ड स्टेप पे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको डिवाइड कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, सही एक सेकंड, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं R1 रेशियो
R2 रेशियो R3 इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 27 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें यहाँ 2 बचा हुआ है 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसी से करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल भी आपका 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा है, और 3 नंबर में पूछा तो आपको विधिवत ऐसे सॉल्व करके आना है। आप क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, वो है, ध्यान समझिए, ये भी सवाल 2024 में, 23 में और 18 में आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सवाल है, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है। आपसे खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 दिया गया है तथा इसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करनी हमको सवाल में। तो आइए ध्यान समझिए, सवाल में बात हो रही है खगोलीय दूरदर्शी, किसकी बात हो रही है, खगोलीय दूरदर्शी की। आप खगोलीय दूरदर्शी अच्छे से पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, 5 नंबर में पूछा जाता है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हमको दी गई है 5। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आवर्धन क्षमता को, आप सभी को पता है, पहले हम लिखते हैं क्या दिया है, और दिया है में आपको पता है कि आवर्धन क्षमता को हम लिखते हैं m से, किससे, m से, वो भी किसमें होती है, माइनस में होती है। माइनस का 5 दिया है, आवर्धन क्षमता क्या दिया, 5, ठीक है। किसी मात्रक में नहीं होता, क्योंकि आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता हमको ये बताती है कि कोई प्रतिबिंब किसी दूसरे प्रतिबिंब से कितना गुना बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार की संख्या है। तो कितना है, माइनस का 5, तथा इसके माइनस हम इसलिए लगाए क्योंकि आवर्धन क्षमता माइनस में होती है। इसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी, अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी खगोलीय दूरदर्शी में आप पढ़े होंगे, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी जो होती है वो हम लिखते हैं FO प्लस FE। क्या है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और प्लस में क्या, FE मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। क्या है, दोनों बोला ना, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 36 सेंटीमीटर। यदि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, कब, किस कंडीशन में, 2 कंडीशन आप पढ़ रहे हैं, या तो प्रतिबिंब D पर, यानी कि आपको D पर बन रहा हो, या फिर प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो, आपका अनंत पर बन रहा हो। D मतलब क्या, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो हमको सवाल बोला है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां हमको ज्ञात करनी है। हमको FO ज्ञात करना है, और हमको क्या ज्ञात करना है, FE हमको ज्ञात करना है। और हम आवर्धन क्षमता बराबर जानते हैं, ध्यान समझिए, आवर्धन क्षमता बराबर जानते हैं, क्षमता बराबर ये जानते हैं, आवर्धन क्षमता m बराबर हम जानते हैं, m बराबर होता है आपका माइनस FO अपान FE। किस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब खगोलीय दूरदर्शी की बात हो रही है, खगोलीय दूरदर्शी में जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है F m = माइनस FO अपान FE। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अलग होता है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए अलग होता है, और उसी में आपका बात हो रही है अनंत पर बन रहा, तो अनंत के लिए अलग कंडीशन होती है, और आपका क्या, इसके लिए अलग कंडीशन होती है। अगर आप खगोलीय दूरदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो हम उसको आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान समझिए, अब यहाँ पे हमको सारी वैल्यू रख देते हैं। m की वैल्यू कितना है, -5, क्या है, -5, FO अपान FE, वैसे कर दीजिए, माइनस FO अपान क्या, FE, माइनस से माइनस से क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से FO बराबर मिल जाएगा हमको 5 FE, क्या, 5 FE मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। इसको अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लें, हम अगर क्वेश्चन फर्स्ट में FO की वैल्यू इसको रख दें, FO की वैल्यू रख दें, हमको FE का मान मिल जाएगा। लिखते हैं हम समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से ध्यान समझिए, समीकरण 1 क्या है, FO प्लस FE इक्वल टू कितना है, 36। तो FO का स्थान पे हम कितना देते हैं, 5, और FE प्लस में क्या, FE इक्वल टू में 36, 5 FE और 1 FE जुड़कर कितना हो जाएगा, 6 FE के इक्वल, 6 FE इक्वल टू 36। कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, FE की वैल्यू कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी किसकी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आई, वो कितनी आई, 6 सेंटीमीटर आई। अब हमको क्या निकालना है, FO निकालना है। क्या निकालना है, FO, यही वाला उठा के यहाँ दीजिए, हमको FO मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम समीकरण 1 का यूज करते हैं, समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1
से। समीकरण 1 का यूज करते हैं। समीकरण 1 क्या है, FO प्लस में क्या, FE इक्वल टू 36। FE के स्थान पर हम कितना रखेंगे 6 रखेंगे, तो FO प्लस यहाँ पर 6 बराबर 36। ठीक है, तो इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 36 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 30 आएगा। तो FO बराबर हमको कितना मिला, 30 सेंटीमीटर। और सवाल में हमसे बोला ही कि था हमको क्या निकालना है, FO और FE का मान निकालना है, जो कि हम लोगों ने क्या किया, FO और FE का वैल्यू निकाल दे बहुत ही आसान तरीके से। सवाल को नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने किया टॉप 5 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताएंगे। और हाँ, हम बोल रहे थे टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब समझाने में टाइम लग जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, इसलिए क्लास को बहुत लंबी नहीं करेंगे। छोटी छोटी क्लास आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको रिलैक्स होगा कि हमने इतने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ लिए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो आपको हो सकता है कहीं कहीं नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपको क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आपको मैं प्रॉमिस की हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आपको हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। अब पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 पार्ट 3 जाएगा, तो आप सारे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिएगा और बुक उठा के देखिए, आंसर उठा के देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपको लग गया होगा कि मैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ करके लेकर के आई हैं। और क्लास आपको कैसी लगी, क्लास जरूर कमेंट करेंगे और क्लास को ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि आप क्लास को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसके आगे मिलते हैं।